हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एनिलीन ये रिएक्शन बच्चों हमने देखी और इसमें हमने देखा कि एनिलीन एक बाय फंक्शनल कंपाउंड है। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों NH2 ग्रुप और एक फंक्शनल ग्रुप होता है बेंजीन रिंग। एनिलीन कुछ रिएक्शंस NH2 ग्रुप के कारण देता है जिसमें NH2 ग्रुप एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ एनिलीन ड्यू टू NH2 ग्रुप। इन रिएक्शंस में बेंजीन रिंग इनएक्टिव रहती है, बेंजीन रिंग में कोई चेंज नहीं होता। दूसरी रिएक्शंस है रिएक्शंस ऑफ एनिलीन ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसमें NH2 ग्रुप फाइनली आपको एज इट इज दिखता है बेंजीन रिंग पर, और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है वो NH2 ग्रुप के ऑर्थो पैरा पोजिशन पर आता है उस बेंजीन रिंग पर। तो इस तरह से ये हो गई रिएक्शंस ऑफ एनिलीन ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब NH2 ग्रुप बच्चों हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसीलिए व्हेनेवर एनिलीन अंडरगोज ऐसी रिएक्शन इट ऑलवेज गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। तो इसी में हमने बच्चों ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन ये एक रिएक्शन भी देखी, वो रिएक्शन पूरी हो गई अपनी। अब वीडियो लेक्चर है तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। दूसरी रिएक्शन हमने देखी नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, वो रिएक्शन भी आपके पास है बच्चों, तो वो भी रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब आज हम एक नई रिएक्शन देखते हैं बच्चों, और ये है सल्फोनेशन। अब सबसे पहले बच्चों हमें मालूम चाहिए कि व्हाट इज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, विच रिएक्शन इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो आंसर बहुत आसान है, the reaction in which one or more hydrogen atoms from the benzene ring of aniline are replaced by one or more SO3H group is called as sulfonation of aniline। कि जिस रिएक्शन में एनिलीन के बेंजीन रिंग के ऊपर के वन और मोर हाइड्रोजन एटम ये वन और मोर SO3H ग्रुप से क्या किए जाते हैं, रिप्लेस, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। अब हमें ये रिएक्शन देखनी है कि ये रिएक्शन कैसी होती है। देखिए ध्यान से देखिए, इधर फोकस कीजिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है बच्चों। देखिए दिस इज आवर एनिलीन, ये हो गया एनिलीन की बेंजीन रिंग, और इसमें ये NH2 ग्रुप, इसमें ये क्या है, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा एनिलीन। अब इस एनिलीन का सल्फोनेशन कैरी आउट करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या करते हैं बच्चों, इसको रिएक्ट। अब होता क्या है, आपको मालूम है नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो एनिलीन एक्ट्स एज अ बेस, लेविस बेस या लॉरी बॉन्स्टेड बेस, एंड बाय डोनेटिंग प्रोटॉन दिस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक्ट्स एज एन एसिड। तो इनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगी जिसमें एसिड प्रोटॉन देगा, बेस एनिलीन उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट। तो हमें ये रिएक्शन मिलती है बच्चों इस तरह, NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे OSO3H नेगेटिव। इस कंपाउंड का नाम है बच्चों, ये एनिलियम आयन है, तो एनिलियम, फिर ये हाइड्रोजन, एनिलियम हाइड्रोजन, और SO4 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फेट ग्रुप। तो हमें मिला एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट। हमें क्या मिला, हमें ये एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट। तो इस तरह बच्चों एनिलीन सबसे पहले H2SO4 के साथ क्या होता है, रिएक्ट, और सबसे पहले हमें क्या देता है, एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट। अब आप इसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इस सॉल्ट को आप हीट कीजिए 453 केल्विन टू 473 केल्विन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर आप हीट कीजिए तो आपको क्या मिलता है,
मैं आपको बताता हूँ, ये प्लस माइनस को भूल जाओ, ओवरऑल वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल। अब देखो ओवरऑल वो कैंसिल करते, ये यहाँ का एक एज बच्चों, ये यहाँ का एज कितने एच हो गए, 2 एच, यहाँ का एक एच, यहाँ का एच कितने एच हो गए, 2 एच, 2 एच और ये वो, 2 एच और ये वो क्या करेंगे, H2O। इस H2O को ये जो कॉन्स्टेंट H2SO4 है जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इस H2O को क्या करेंगे, वो एब्सॉर्ब। टेम्परेचर इस रेंज में चाहिए बच्चों, तो ये एक एच और एक एच, 2 एच और ये O फॉर्म करेंगे H2O विच इज रेडिली एब्सॉर्ब बाय कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पे एच गया तो यहाँ पे बनेगा NH2 ग्रुप, और ये जो SO3H ग्रुप बना बच्चों, ये SO3H ग्रुप इधर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गया तो इस कार्बन के वैलेंस से क्या बन गई रे, फ्री बन गई है। तो हमें मिलेगा इस तरह ये NH2 नाइट्रोजन पर लोन पर आ जाएगी, यहाँ का हाइड्रोजन H पॉजिटिव करके चला जाएगा, पहुंचा लेके जाएगा, नाइट्रोजन पर लोन पर आ जाएगी, और ये SO3H ग्रुप आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इस कंपाउंड का नाम क्या बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है प्यारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या बच्चों, प्यारा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं सल्फ्यानिलिक एसिड। इसको पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फ्यानिलिक एसिड। पूरी रिएक्शन दिख रही है ना आपको, यहां से यहां तक की पूरी रिएक्शन दिखनी चाहिए। सल्फ्यानिलिक एसिड मिलता है बच्चों आपको। अब देखो ये सल्फ्यानिलिक एसिड जो है ये ऐसा खास कंपाउंड है कि इसको आप पानी में डालेंगे बच्चों, अब ये है बेसिक ग्रुप और ये एसिडिक ग्रुप। होता क्या है, ये बॉन्ड होता है ब्रेक, इधर प्लस और इधर क्या आता है माइनस, और फिर ये H प्लस इधर क्या करता है अटैक, और फिर आपको क्या मिलता है, इस तरह आपको मिलता है ये NH3 पॉजिटिव आयन, और ये मिलता है SO3 नेगेटिव आयन। अब ये जो आयन है बच्चों खास आयन है, नॉर्मली आयन पर क्या रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। ये ऐसा आयन है कि एक ही आयन में 2 अपोजिट चार्ज सेंटर्स है, पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एंड नेगेटिवली चार्ज ये सल्फर एंड। ऐसे आयन को कि जिस आयन में 2 अपोजिटली चार्ज सेंटर्स होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं झ्विटर आयन। क्या बोलते हैं हम इनको, झ्विटर आयन। झ्विटर आयन हे जुनं नाव आहे, आजकाल आपण याला म्हणतो डायपोलर आयन, 2 पोल्स है इसमें, डायपोलर आयन। अब एक्वस सॉल्यूशन में सल्फ्यानिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, और कुछ रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ झ्विटर आयन। तो इस तरह ये हो गया बच्चों एनिलीन की सल्फोनेशन वाली रिएक्शन। सो हाउ विल डिस्क्राइब दिस रिएक्शन, वेरी सिंपल। Aniline on reacting with concentrated H2SO4 first gives anilium hydrogen sulfate salt, which on heating with concentrated H2SO4 in the temperature range 453 Kelvin to 473 Kelvin, one water molecule is lost from the salt and we get this sulfanilic acid. In aqueous solution, sulfanilic acid molecules and Zwitter ion, they remain in dynamic equilibrium. They remain in डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये रिएक्शन है बच्चों, और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, आप देखिए जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन एक बार से अच्छे से समझ लीजिएगा, कितनी आसान सी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन होगी हमारी सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, है ना। आप लगे तो थोड़ा सा रिएक्शन अच्छे से देखना है तो आप वीडियो लेक्चर थोड़ी देर के लिए पॉज करो और देख लेना क्या है। थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो आप, है ना, जूम आप करके थोड़ा बड़े इसमें भी देख सकते हो। तो इस तरह से ये होगी बच्चों हमारी सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन। चलो अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन, और अगली रिएक्शन जो है वो है अगली रिएक्शन, एक क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करना है। और बच्चों वो क्वेश्चन जो है वो है कि एनिलीन AlCl3 कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फ्रेडरिक-राल्फ एल्किलेशन रिएक्शन देगा, फ्रेडरिक-राल्फ एसिलेशन रिएक्शन देगा,
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो Friedel-Crafts reaction, means it does not undergo Friedel-Crafts alkylation, or even it does not undergo Friedel-Crafts acylation in presence of AlCl3 catalyst. तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारे नोट्स में भी है. explain why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction in the presence of AlCl3 catalyst. क्वेश्चन है बच्चों कि explain why aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction in the presence of AlCl3 catalyst. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि आप ये एक्सप्लेन करो कि even in the presence of AlCl3 catalyst aniline Friedel-Crafts alkylation और Friedel-Crafts acylation reaction क्यों नहीं देता. तो वो आप एक्सप्लेन कीजिए. ऐसा इसका सिंपल कहना है बच्चों. तो देखते हैं नॉर्मली क्या होता है. नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अब समझ लो ये एनिलीन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है. अब समझ लो Friedel-Crafts रिएक्शन होती थी तो क्या होता था वो मैं बताता हूँ. समझ लो Friedel-Crafts मिथिलेशन के लिए आपने एनिलीन को मिथिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या किया, रिएक्ट. और नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. AlCl3 एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 3 Cl के साथ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. तो नॉर्मली AlCl3 क्या करता है, नॉर्मली ये CCl बॉन्ड वो ब्रेक करता है ताकि बॉन्ड हेडली ब्रेक हो जाए. नॉर्मली ये होता नहीं एक्चुअली. तो नॉर्मली क्या होता है बताता हूँ. फिर ये Cl नेगेटिव आयन इधर आता है, AlCl4 नेगेटिव आयन तैयार होता है, और फिर ये CH3 पॉजिटिव आयन है ना, ये H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, रिप्लेस. मतलब ये H और Cl निकल जाता है एज HCl, और आपको क्या मिलता है, ये मिलता है ये पैराटोल्यूडिन. यदि एनिलीन ये रिएक्शन देता तो ऐसे होती थी, लेकिन अब ये क्यों नहीं होती रिएक्शन. क्यों एनिलीन इट डज नॉट अंडरगो Friedel-Crafts एल्किलेशन और एसिलेशन रिएक्शन. उसका मैं कारण आपको बताता हूँ बच्चों. कारण क्या है. कारण ये है कि सोचिए इसमें AlCl3 को क्या क्या काम करने पड़े. पहले बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इट रिक्वायर्स एनर्जी. ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा और ये भी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, और फिर बाद में इस CH3 ग्रुप को इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना पड़ा बच्चों. इसके लिए बहुत एनर्जी लगती है. और AlCl3 ये काम क्यों कर रहा था बच्चों, AlCl3 काम क्यों कर रहा था, इस CCl बॉन्ड को हेड क्यों ब्रेक कर रहा था बच्चों, ताकि ये शेड पर इसके पास आए Cl के पास, और Cl नेगेटिव आयन फिर वो इलेक्ट्रॉन पर एल्यूमिनियम को दे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. इस पूरी रिएक्शन में AlCl3 एल्यूमिनियम का स्वार्थ क्या है बच्चों, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अब लेकिन इसमें अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है. पहले ये बॉन्ड ब्रेक करो, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करो, और फिर ये दोनों में बॉन्ड फॉर्म करो कार्बन और CH3 में. 3 बातें करनी पड़ रही. इसीलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है और इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती. ये रिएक्शन होती नहीं बच्चों, ध्यान में रखना. एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. जब आप इधर आ जाइए, अब जब आप एनिलीन को मिथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्ट. AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्ट. एल्यूमिनियम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है AlCl3 में, एल्यूमिनियम के और शेल में. एल्यूमिनियम को चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, और प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो ये एल्यूमिनियम इस नाइट्रोजन पर ही डायरेक्ट अटैक करता है. मतलब वो मिथिल क्लोराइड का CCl बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा,
क्योंकि उसमें पहले सीसेल बॉन्ड ब्रेक करो, फिर वो बेंजीन का CH बॉन्ड ब्रेक करो पैरा पोजीशन पर का, फिर ये मिथिल ग्रुप बेंजीन के पैरा कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। कितनी मेहनत है। AlCl3 क्या बोलेगा कि यार ये नाइट्रोजन पर मैंने अटैक किया तो नाइट्रोजन मुझे लोन पेयर दे देगा, और नाइट्रोजन मुझे लोन पेयर दे देगा और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। हो गया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर इसको दे दी तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नाइट्रोजन पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ऐसा जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन है बच्चों, ऐसा जो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन है जिसने अपनी लोन पेयर दे दी है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। ये ग्रुप जो है ये बहुत ही रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बच्चों। ये बहुत ही रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये बेंजीन रिंग को क्या बनाता है, लेस रिएक्टिव। और फिर ये बेंजीन रिंग ऐसी रिएक्शन देती नहीं, फिर ये बेंजीन रिंग ऐसी रिएक्शन देती नहीं। तो AlCl3 का प्रॉब्लम क्या हो गया कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर 3, तो वो AlCl3 का एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक कर लेता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन इससे नाइट्रोजन बन जाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऐसा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नाइट्रोजन फिर बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है। बेंजीन बिकम्स लेस रिएक्टिव फॉर एसी रिएक्शन, और जिससे एनिलीन ये रिएक्शन देता नहीं, क्योंकि AlCl3 इसके साथ एंगेज हो गया नाइट्रोजन के साथ। अब वो मिथिल क्लोराइड का सीसेल बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव आयन को जनरेट ही नहीं करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हुआ तो वो ऐसी रिएक्शन काय को होंगी। और इसलिए रिमेंबर, aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction in the presence of AlCl3 catalyst, because in this reaction, when we try to carry out this reaction, AlCl3 gets engaged with a nitrogen by accepting its lone pair of electron. After this, nitrogen becomes highly electron deficient, and now this group is highly ring deactivating group. It makes the benzene ring very less reactive, and such benzene ring does not undergo acid reaction, means Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation reaction. तो ये हो गया था बच्चों हमारा इस रिएक्शन के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे हमारा अमाइंस फिनिश हो गया, यहाँ पे हमारा अमाइंस क्या हो गया, फिनिश हो गया। अमाइंस को जितना अच्छे तरीके से मैं ले सकता था, हमारे एनसीईआरटी बुक में जितने भी रिएक्शंस है वो रिएक्शंस मैंने पूरी ली। जो रिएक्शन जितनी डेप्थ से लेना है वो रिएक्शन मैंने पूरी डेप्थ से ले ली बच्चों। तो यहाँ पे हमारा अमाइन फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट को 2 लेक्चर्स लगते हैं, 2 लेक्चर्स में डायज़ोनियम सॉल्ट पूरा फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो अगले 2 लेक्चर में डायज़ोनियम सॉल्ट, उसके अगले 2 लेक्चर में नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी 4 लेक्चर में ये बच्चों हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम चालू करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल को 10-12 दिन लगते हैं। उसके बाद पॉलीमर्स, उसको 7-8 दिन लगते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री न्यूरी लाइफ है, उसको 6-7 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है। और उसके बाद क्या, फिर हमारे 12वीं के 2 ही चैप्टर रहते हैं। तो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आगे के जो 3 लेक्चर्स 3 चैप्टर्स है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं और फटाफट समझ खत्म हो जाते हैं। हाँ, उसके आगे के 2 चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और DF ब्लॉक एलिमेंट, वो थोड़े से बड़े चैप्टर्स है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो वो बहुत अच्छे से लेना है बच्चों। आप चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब करूँगा। ठीक है।